हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपके इस चैनल पे। और आशा है, उम्मीद है कि आप सब लोग अच्छे होंगे। अभी नई वीडियो की श्रृंखला में एक वीडियो है। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि यूपी सुपर टेट प्राइमरी टीचर की हम कुछ प्रैक्टिस सेट सॉल्व करेंगे, जानेंगे समझेंगे कैसे क्वेश्चन आते हैं। उसी के बीच मेरी थोड़ी तबीयत नहीं सही हो पा रही है, थोड़ी मिसमैनेजमेंट की वजह से चीज़ें व्यवस्थित तरीके से नहीं आ पा रही। लेकिन आज एक नया टॉपिक मैं लेकर आया हूँ, जो ये टॉपिक लगभग हर एग्ज़ाम में पूछी जाती है। इस टॉपिक को मैं कोशिश करूँगा एक स्टोरी के तरीके से बताना, और चीज़ों को समझ में आएगा। कहते हैं दुनिया का सबसे बड़ा अवार्ड नोबेल प्राइज़, कौन नहीं चाहता है उसे मिले, लेकिन बहुत ही कम ही लोगों को पता है कि उसके लिए क्या और कैसे चीज़ों को करना पड़ता है। क्या है ये नोबेल प्राइज़, क्यों इसका नाम पड़ा नोबेल, कब और किसे देते हैं ये नोबेल प्राइज़, इस सब की व्याख्या मैं करूँगा। तो आइए शुरू करते हैं इस स्टोरी को। बात है स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम की। आपने मेरे नोटबुक पे देख रहे होंगे तो नोबेल प्राइज़ लिखा हुआ है। ये जो टोटल प्रॉपर्टी अब 94% है, मैं आगे बताऊंगा क्या लिखा हुआ है। तो बात है स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम की। वहाँ पर एक इमैनुअल के परिवार रहता था। इमैनुअल परिवार में कुल 8 बच्चे हुए। 8 बच्चों में से एक चौथा बच्चा था, उसका नाम था अल्फ्रेड नोबेल। जन्म हुआ था उसका 21 अक्टूबर 1833 को। और इनके जो फादर थे वो स्टार्टिंग से इन्वेंटर थे, इंजीनियर थे, चीज़ों को इन्वेंट करते थे, ऐसी चीज़ें बनाते थे, ऐसे वेपन्स, ऐसे हथियार बनाते थे जो मिलिट्री में काम आते थे। तो भाई इनने अपना बिजनेस स्टार्ट किया 1833 में। उससे पहले भी बिजनेस स्टार्ट किया, लेकिन काम काज इनका सही नहीं चल रहा था। उन्होंने 1833 में अपना देश स्वीडन छोड़ दिया और चले गए रशिया की किस सिस्टम में गए थे, स्टेनफिट्सबर्ग में गए थे। और वहाँ पे इनका काम, कहते हैं ना कि मेहनत अगर लगन रहे तो सब कुछ किया जा सकता है। कुछ ऐसा ही किया उनके फादर ने, अल्फ्रेड नोबेल ने। और 1842 में पूरे परिवार को बुला लिया कि आइए, मैं अब इतना एबल हो चुका हूँ कि मैं आप लोग को रोजी रोटी खिला सकता हूँ। चीज़ें प्रॉपर तरीके से सही होने लगी। चीज़ें उनको जिस तरीके से अल्फ्रेड नोबेल अब जैसे जैसे दिन बढ़ता गया, फैक्ट्री अच्छी होती गई उनकी, वैसे ठीक उसी तरीके से इनका बिजनेस भी चलने लगा। और कहते हैं उसी बीच क्रुमीरिया का युद्ध हुआ था, जो 1856 में ख़त्म हो गया। तो इसी टाइम इस युद्ध में मिलिट्री का जब हथियार बनाते थे तो हथियार ट्रांसफ़र करते थे। जैसे ही इनका युद्ध ख़त्म हुआ तो इनकी सामान की मांग कम होती गई। वो एक ऐसा समय आया जब 1859 में कंपनी शट डाउन हो गई। चीज़ें फिर से इनके लाइफ में, फादर के लाइफ में चीज़ें सही नहीं होने लगी। लेकिन कहते हैं जिसके पास इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी होती है वो इस लड़की के पास था, अल्फ्रेड नोबेल। जब इनके फादर की अच्छी कंडीशन थी, एक अच्छी कोचिंग कर रहे थे, चीज़ें अच्छी हो रही थी, सब चीज़ें अच्छी चल रही थी। लेकिन कहते हैं कि जो समय खराब होने पर भी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी अगर आपके पास है, बौद्धिक क्षमता, तो आप कभी भी हारेंगे नहीं। कहते हैं जिसके पास उम्मीद है वो तो कुछ भी कर सकता है। कुछ ऐसा ही किया 1862 में इस बंदे ने, और एक फैक्ट्री
बना फैक्ट्री बिल्ड कर दिया, इन्वेंट कर दिया, खो दिया था। उसके बाद क्या हुआ था, समय चीज़ें सही होने लगी, लेकिन फिर से कहते हैं परीक्षा बहुत लिया जाता है। 1864 में जो नाइट्रोग्लिसरीन ज्वलनशील पदार्थ है इसका उपयोग करते थे, जिसके वजह से फैक्ट्री में एक धमाका हुआ और उनके ब्रदर और उनके वर्कर की डेथ हो गई। चीज़ें ऐसा विस्फोट हुआ। उसके बाद इसी बीच उन्होंने चीज़ों को उभारा और फिर से 1867 में चीज़ें से एक नई चीज़ का इन्वेंट किया, आविष्कार किया, डायनामाइट को पहचाना, जो आजकल रोडों पहाड़ों को तोड़ने में काम आता है और कई चीज़ों में काम आता है। लेकिन 1878 की बात, 1888 की बात है, जब वो समाचार पत्र पढ़ रहे थे तो उन्होंने पाया कि द मर्चेंट ऑफ डेथ इज डेथ, मौत का सौदागर मर गया। तो उन्होंने सोचा कि क्या मेरे मरने के बाद लोग हमें ऐसे ही याद करेंगे। तो उन्होंने 1895 में अपना बिल बनाया। इनके पास 395 पेटेंट राइट थे। पेटेंट राइट समझ रहे हैं आप, कि जो मैंने कुछ चीज़ अगर आविष्कार किया है तो उसको मैं गवर्नमेंट से पेटेंट राइट ले लेता हूँ कि मैं इसको खुद ही बेच सकता हूँ, कोई और नहीं इसका जैसा बेच सकता है, ना खरीद, ना कोई और ऐसा बना सकता है। तो उनका बहुत सारा पैसा हो गया था। कुछ 355 आविष्कार किए थे। अब समझ लीजिए, आदमी एक आविष्कार के लिए जाना जाता है, इन्होंने 355 आविष्कार किए थे। 1895 में इन्होंने बिल बताया। 1896 10 दिसंबर 1896 को उनकी डेथ हो गई। जब बिल ओपन हुई तो उसमें लिखा हुआ था कि मेरे जिस दिन मेरी डेथ हुआ है उसी दिन हर साल मेरी प्रॉपर्टी का 94%, जो मैंने आपको पहले दिखाया था, टोटल प्रॉपर्टी ऑफ 94%, वो मानवता के अवार्ड में दिया जाए, लोगों को अवार्ड दिया जाए। तभी से 10 दिसंबर को अवार्ड देना शुरू किया गया। और किस 3 क्षेत्रों में दिया जाता था, तो पहले 5 क्षेत्रों में दिया जाता था। केमिस्ट्री आपकी है, केमिस्ट्री, फिजिक्स, मेडिसिन, फिजियोलॉजी, बॉडी से संबंधित में पीस, और उसके बाद आपका एक और है लिटरेचर, साहित्य। और 1968 जी हाँ में एक और जोड़ दिया गया, स्वीडन के सेंट्रल बैंक के द्वारा इकोनॉमिक्स साइंस के फील्ड में भी अवार्ड दिया गया। टोटल 6 फील्ड हो गए। और ये जो 1968 में इकोनॉमिक्स जोड़ा गया था, इकोनॉमिक्स साइंस में नोबेल अवार्ड, उसको 10 दिसंबर 1969 उसके अगले साल ही दे दिया गया। चीज़ें सही होने लगी और कई लोगों ने इसको पाया और समझा। चीज़ें ऐसे ही हुई थी। इसमें से सभी अवार्ड में से पीस प्राइज़ सबसे ज़्यादा है। पीस प्राइज़ सबसे इम्पोर्टेंट है, क्योंकि एक बात जानने की ज़रूरत है, अगर देश में शांति नहीं रहेगी तो उस फिजिक्स, केमिस्ट्री, मेडिसिन का क्या काम, जब लोग ही नहीं रहेंगे तो कुछ ऐसी शांति सबसे बेस्ट मानी जाती थी। और इन शांति का वैसे एक ऐसा प्राइज़ है जो स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में नहीं दिया जाता है। बाकी सब 5 जो अवार्ड है वो स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में देते हैं। ये जो अवार्ड है वो नॉर्वे की कैपिटल ओस्लो में दी जाती है। इसका प्राइज़ का प्रश्न नहीं आता, क्योंकि इसके जो प्राइस में जो रुपए हैं वो चेंज होते रहते हैं। 1980 में 80,80,000 क्रोन समझ रहे हैं, ये वहाँ की स्वीडन की करेंसी होती है, जिसको SEK के फॉर्म में लिखते हैं, स्वीडन क्रोन। इसमें हर एक क्षेत्र में, मान लीजिए फिजिक्स का है तो उसमें मिनिमम कम से कम 1 लोग को, मैक्सिमम 3 लोग को मिल सकता है। मिनिमम जो मिलेगा, अगर 2 लोग को मिलता है तो आधा आधा, और 3 लोग को मिलता है तो कमेटी डिसाइड करेगी किसको कितना प्रॉपर्टी मिलेगा। इनके फादर जी का नाम इमुअल नोबल था, इनकी मदर नाम था कॉर्लिलोस नोबल था। ये कई भाषा जानते थे। कहते हैं ना कि मैंने कई लोगों को पढ़ा है, देखते हैं कि हर बार वो लोग
काफ़ी जितने एजुकेटेड लोग हैं वो हर बार नई से नई बहुत सारे नॉलेज जानते हैं, लैंग्वेज जानते हैं। जैसे रविन्द्रनाथ टैगोर को देख लीजिए, जिनको साहित्य का, वो भारत के, मैं आपको बता दूं बीच में ही कि वो भारत के पहले ऐसे आदमी थे, पहले एशियन थे, पहले नॉन यूरोपियन थे जिनको नोबेल अवार्ड मिला है, वो भी लिटरेचर का। किसके लिए? गीतांजलि के लिए। कब? 1913 में। कुछ ऐसी ही चीज़ें हुई थी, तो इससे इस चीज़ें आई थी। और इसी बीच सबसे, अब मैं आपको एक कहानी बता दूं कि सबसे यंगेस्ट जो मिला है वो 17 साल की लड़की, नाम तो सुना ही होगा, मलाला यूसुफजई को मिला है, जो अपने पाकिस्तान देश की, अपने पड़ोसी देश पाकिस्तान की रहने वाली थी। मलाला को इसी वजह से 12 जुलाई को ही उनका हम मलाला दिवस मनाते हैं। किस तरीके से नारी एजुकेशन के लिए उन्होंने काम किया। और जब तालवीन, जब वहाँ के टेररिस्ट आतंकवादी ने जब मना किया था कि लड़की नहीं आएगी पढ़ने के लिए, उसके बाद भी वो गई, बस में उनके अटैक हुआ था 2012 में, और यूके जाके वो सही हो गई और फिर से काम किया। कहते हैं ना, जाको राके साइया मार सके ना कोई। कुछ ऐसी ही चीज़ें हैं। इसमें से सबसे यंगेस्ट जो पूछा जाए तो आपको याद करना है मलाला यूसुफजई। ये हमारे लिए इसलिए इम्पोर्टेंट की क्योंकि इसी दिन कैलाश सत्यार्थी जी को दिया गया था। अब आइए कुछ फैक्ट जाने। बोलते हैं लोरियंस का मतलब होता है सम्मानित व्यक्ति जिन्हें बहुत बड़ा अवार्ड मिला हुआ हो, जैसे आपका नोबेल अवार्ड। तो पहला था एक मैडम क्यूरी एक इतनी बड़ी, अब समझिए, नॉलेज था इनके पास कि इन्होंने पहली एक ऐसी लेडी थी हैं जिनको साइंस के 2 अलग क्षेत्रों में नोबेल पुरस्कार मिला है। एक फिजिक्स और केमिस्ट्री में। फिजिक्स में उनको रेडियो एक्टिविटी के लिए मिला है 1903 में, और जो आपका ये रेडियम के लिए केमिस्ट्री मिला था 1911 में मिला था। उसके बाद एकमात्र लेडी हैं जो विज्ञान के 2 अलग अलग क्षेत्रों में मिली हैं। एक जॉन बार्डिन, इनको 2 बार मिला है, दोनों बार फिजिक्स के क्षेत्र में। 1956 में ट्रांजिस्टर की खोज, 1972 में सुपर कंडक्टिविटी के लिए मिला था। उसके बाद बात करें तो पेड्रिक सीगर की 1958 में मिला था इंसुलिन के लिए, 1980 में मिला था डीएनए के लिए केमिस्ट्री। अब एक और बड़ी चीज़ कि एल पॉलिंग एक ऐसे हैं जिनको 2 अलग अलग क्षेत्रों में मिला है। एक मिला था आपका केमिस्ट्री में, एक में मिला था पीस में। तो 1954 केमिस्ट्री बॉन्ड के लिए मिला था, 1962 परमाणु हथियार के लिए मिला था। और एक और चीज़, एल पॉलिंग एक ऐसे अवार्ड थे जिनको अनशेयर्ड प्राइज, इनको पूरा पैसा इन्हीं को मिला था। बाकी सबको तो शेयर करना पड़ा था, लेकिन पूरा पैसा इन्हीं को मिला था। आइए कुछ फैमिली की हम बात कर लें। इसमें सबसे ज़्यादा फैमिली जो आती हो वो मैडम क्यूरी की फैमिली। मैडम क्यूरी के हस्बैंड को, उनकी गर्ल को, उनके दामाद को, सबको मिला है नोबेल प्राइज़। और कुछ संस्थाएं भी मिली हैं। रेड क्रॉस कमेटी, जिसको 3 बार पीस प्राइज़ मिला है। 1917 में जब फर्स्ट वर्ल्ड वार चल रहा था, 1944 में सब सेकेंड वर्ल्ड वार चल रहा था, 1963 में वर्ल्ड वार के बाद एक UNSCR हाई कमिश्नर, हाई कमिश्नर रेफ्यूनी 1954-1981 में मिला था। जो हम परिवार की बात कर रहे थे तो मैडम क्यूरी के जो हस्बैंड का नाम था पिपरे क्यूरी, इनको मिला था, इनके हस्बैंड थे। 1903 में दोनों लोग को फिजिक्स में रेडियो एक्टिविटी के लिए मिला था। इनकी डॉटर का नाम था आइजी क्यूरी। इनके डॉटर के हस्बैंड का मतलब फ्रेडरिक जे क्यूरी को मिला था 1935 में, करीब आपका 32 साल बाद आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी के लिए।
केमिस्ट्री में। तो ऐसे ही आया था नोबेल प्राइज़। कहाँ एक व्यक्ति जो एक छोटे से फैमिली में जन्म के 1833 में जन्मा और 1863 में डेथ हो गई थी, माफ़ कीजिएगा, कुल 63 साल जी 63-60 की एज में उनकी डेथ हो गई थी। और 1896 में डेथ हुआ था उनका, 10 दिसंबर 1896। तो कहते हैं हौसला, उम्मीद और लालसा हो तो कुछ भी किया जा सकता है। इसी उम्मीद से आशा है कि कुछ चीज़ें आपको क्लियर हुआ होगा कि कैसे नोबेल प्राइज़ का क्या इतिहास रहा। इसकी पार्ट 2 की कहानी कल लेके आऊँगा मैं, कल आपको चीज़ें बताऊँगा। तब तक के लिए नमस्कार। और एक बात और, स्टे एट होम, घर पे रहना है, हमें कोरोना को भगाना है, क्योंकि कहते हैं जान है तो जहान है। तो खुश रहिए, एक दूसरे को हेल्प कीजिए। जो अगर हम एक रोटी कम खाएं, लेकिन उन लोग को खाना दें जिनके पास खाना नहीं मिल पा रहा है, जिनके यहाँ इस समय शाम का चूल्हा नहीं जल पा रहा है, उनको खाना दें, हेल्प करें। आशा है, उम्मीद है आप लोग को अच्छा लगा होगा। तब तक के लिए नमस्कार, बाय।